अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, दो टॉपिक ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मैंने बहुत सारी करानी है, तो उसके लिए ना फिर मैंने लिखने का टाइम बचा के ऑलरेडी नोट्स इस शक्ल के लिख दिए कि जो मैंने वैसे लिखवाना था वो मैंने नोट्स लिख दिए ताकि ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे कर सकें। बाकियों में इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आप लिखेंगे तो थोड़ा बहुत याद होगा, वरना पढ़ा नहीं जाना आपसे, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम आपको लिखवाया हुआ है। लेकिन एक रेवेन्यू और एक कंसोलिडेशन, इसमें मैं लिखवाने पे टाइम कम लगाऊंगा, प्रैक्टिस पे ज़्यादा लगाऊंगा, इसलिए वो नोट्स की शक्ल में ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। ये बुक चूंकि कंबाइंड है, मिर्जा साहब ने भी इसमें पोर्शन लिखा हुआ है, मैंने भी लिखा हुआ है, तो मैंने जिस तरह से इसको लिखा हुआ था मैं उस अंदाज में ही बता रहा हूँ। बुक के अंदर ये सारी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी आगे पीछे हैं, तो इसलिए बुक तो आपके पास है ही है, तो मैंने साथ ही ना आपको ग्रुप में शेयर करा दिया है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। और है आ गया चले, अभी तो सामने चल ही रहा है ना, नहीं आया तो आ जाएगा सुबह तक। अभी कुछ देर पहले ही भेजा है मैंने उसको। नहीं, पहले वाले मिलते हैं ग्रुप में कि पहले वाले भी नहीं मिलते? हाँ, तो ये आ जाएगा फिर अभी। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके लिए मैंने कोर्स में रख दिया इसको। जो समझाऊंगा मुझे देख के मेरी बात समझेगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ने पे ध्यान देंगे तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे होंगे। जो जो कहूंगा वो पढ़िएगा, बाकी मेरी बात सुने। ट्रेडिंग बिजनेस का काम, अच्छा ये जो IFRS 15 है ना, ये न्यूमेरिकल है लेकिन अंग्रेजी वाला भी है। इसमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करनी पड़ेगी, टेक्निकल है, यानी रट्टे वाला नहीं है। नहीं, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, कुछ चीजें रट्टे वाली भी हैं, वो भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्सेप्चुअल IAS है, न्यूमेरिकल भी है और अंग्रेजी में डिस्कशन भी करनी पड़ सकती है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? गुड्स बेचता है, तो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये है कि उसने गुड्स सेल करनी है। सर्विसेज वाला बिजनेस, कोई मिसाल? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या हैं? कौन से वाले? देखो वाले। हाँ ठीक है, देखो वाले सही है जी, देखें पका के देखे। हॉस्पिटल्स है और CA फर्म्स हैं, कॉलेज हैं, लॉ फर्म्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो इनका रेवेन्यू है सर्विसेज रेंडर करके। ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उनका रेवेन्यू है टेंजिबल गुड्स सेल करके। तो जो बिजनेस अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो उसका मेन काम है, उसमें जो अर्न कर रहा होता है वो है रेवेन्यू। वरना तो रद्दी बेचना भी सेल है, पुराना फर्नीचर बेचना भी सेल है, लेकिन रेवेन्यू उस अर्निंग को कहते हैं जो बिजनेस का मेन काम है। ये रेवेन्यू वाली लाइन पढ़ लें, ये ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में कमाया हुआ रेवेन्यू, टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी गुड्स सर्विसेज। जी, चाहे वो गुड्स डिलीवर करके रेवेन्यू कमा रहा है, चाहे सर्विसेज देके, दोनों इसके अंदर शामिल है। बैंक्स नहीं है इसमें, यानी बैंक्स का रेवेन्यू ये नहीं है। बैंक्स का रेवेन्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। इसी तरह डीलर लेसर, लीज रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स कितने से क्रेडिट, ये भी IFRS 15 ने नहीं बताना, ये लीजेस ने बताना है। और ये तो खैर आपके स्कोप की चीज ही नहीं है, ये भी याद कर लें, ये आपसे MCQ में चीज पूछी जा सकती है। इस चौथे पॉइंट की मिसाल ये है, आपने शायद इसको ऑब्जर्व किया हो कि बिजनेसेस ना अपने कस्टमर्स को खराब नहीं करना चाहते, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उस शॉप से कोई चीज खरीदने गए हैं, मेडिकल स्टोर पे अक्सर काम होता है, तो वो अपने कस्टमर को ना नहीं करते, वो कहते हैं ठहरे हम आपको मंगवा देते हैं, और वो साथ वाले स्टोर से लाके चीज दे देते हैं। अब साथ वाले स्टोर से लाके जब चीज देंगे तो वो साथ वाले स्टोर को हो सकता है पैसे दें, हो सकता है कल इनके पास वो दवाई होगी तो साथ वाले स्टोर को वापस कर देंगे। एक मेडिकल स्टोर ने अपने कस्टमर को चीज बेची, उस वक्त नहीं थी,
साथ वाले मेडिकल स्टोर से वो लेके कस्टमर को दे दिया, और जब इनके पास होगी तो वो उसी स्टोर को वापस कर देंगे। ये है ही नहीं सेल। ये है इस डी पॉइंट का मतलब। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल्स टू कस्टमर्स। एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को चीज दी ताकि वो अपने कस्टमर को बेच दे, और कल को उस दुकानदार से अपनी चीज वापस ले लेगा, वैसी मिलती जुलती। तो ये सेल्स नहीं है नहीं, फिर वो एक्सचेंज ना, पैसों के दिया, फिर तो वो पॉइंट नहीं रहा ना। वो पॉइंट ही तब है जब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, तो वो नहीं है सेल। तो इन पे ये आईएस अप्लाई नहीं हो रहा होता, लीजेस पे नहीं अप्लाई हो रहा होता, यानी डीलर रेसिडेंट पे तो सेल्स रिकॉर्ड करनी होती है ना, तो वो वाली सेल्स इस आईएस ने नहीं बतानी। बैंक्स ने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करने होते हैं, वो इस आईएस ने नहीं बताना, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। और ये तो खैर आपके स्कोप की चीज नहीं है, वैसे जबानी याद रख लें। तो ये नाम याद रख लें, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि ये आईएस किन पे अप्लाई होता है, किन पे नहीं होता। रेवेन्यू ओके। कस्टमर्स जिनको हम गुड्स सर्विसेज बेच रहे हैं, ये पढ़ लें। कस्टमर जो कस्टमर, और कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में पढ़ा है कभी, कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट ही होता। ये याद कर लें, इनको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। चलें आगे चलते हैं। पहले मैं देने लगा हूं इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि इस आईएस में है क्या। कस्टमर को अगर गुड्स बेचनी है, कस्टमर को अगर गुड्स बेचनी है तो नहीं, कॉलेज ने स्टूडेंट्स को सर्विसेज सेल करनी है, क्या क्या फॉर्मल स्टेप्स हो रहे होंगे? फॉर्मल स्टेप्स क्या हो रहे होंगे? एडवर्टाइज करने में तो अभी आया ही नहीं ना स्टूडेंट आ गया नहीं, मैं शायद सवाल ही सही पूछ नहीं पा रहा। कॉलेज ने स्टूडेंट से फीस लेनी है और उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। मैं पूछ रहा हूं उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट आएगा, फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, फिर फीस पे करेगा, हो सकता है उसी वक्त, हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स में, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर अगर फीस इंस्टॉलमेंट्स में थी तो फिर इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा तो फीस पे हो जाएगी, और कोर्स कंप्लीट हो गया, मतलब कॉलेज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये फॉर्मल स्टेप्स हैं। कॉलेज को रेवेन्यू कब और कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, इस आईएस ने ना इन सारे कामों को 5 स्टेप्स में बांटा हुआ। और मिसाल बताता हूं। पहले एक शॉप से एसी खरीदा कस्टमर ने, और अब उस शॉप ने उसको एसी बेचा है, साथ ये भी वादा किया कि घर भी हम डिलीवर करेंगे, वो एसी घर भी पहुंचाया, और ये भी साथ वादा किया कि चलो इंस्टॉल भी हम कर देंगे। अब इसमें कस्टमर को क्या क्या बेचा जा रहा है? एसी एक गुड बेची जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस बेची जा रही है, और इंस्टॉल करना एक सर्विस बेची जा रही है। तो अब इस काम के अगर वो टोटल कस्टमर से 150,000 ले रहा है तो इस पूरी ट्रांजैक्शन की अमाउंट 150,000, और इस अमाउंट में 3 वादे, 3 चीजें डिलीवर रेंडर करने वाली, एक एसी गुड, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस, और एक इंस्टॉलेशन सर्विस। पहली मिसाल में कॉलेज ने क्या वादा किया है? कोचिंग सर्विस, एक सर्विस कोचिंग, जस्ट एक क्लास नहीं, नंबर ऑफ क्लासेस। एसी वाले ने एक एसी एक गुड, पहुंचाना एक सर्विस, इंस्टॉल करना एक सर्विस। तो एक सर्विस भी हो सकती है, सीरीज ऑफ सर्विस भी हो सकती है। समझ आ रही बात? और मिसाल बताता हूं। एक होटल में कस्टमर को रूम दिया, और उस कस्टमर ने 4 दिन के लिए रूम की बुकिंग कराई। अब उस कस्टमर ने जो चार्जेस पे करने हैं उसमें उसका रहना भी शामिल है रूम में, उसको खाना भी मिलना है, और हो सकता है उसी के अंदर वाईफाई फ्री ना हो, उसके भी पैसे हो। ये 2-3 तरह की चीजें के अलग अलग पैसे हो सकता है। उससे कहें, उसने कहा जी अगर वाईफाई भी चाहिए आपको तो इतने पैसे हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज भी चाहिए तो इतने पैसे हैं। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में 4 तरह की सर्विस आ गई। एक रूम अवेलेबल हो गया, खाना एक सर्विस है कि प्रोडक्ट है, गुड है,
खाना, खाना तो गुड है ना, फिजिकल टाइप चीज है। नहीं, खाना बेचना, खाना तो गुड है ना भाई, मुंह में वाले बना के थोड़ी खिला रहे हैं, तब खाना ही दे रहे हैं ना, तो खाना गुड हो गया। उसके अलावा वाईफाई सर्विस हो गई, लॉन्ड्री सर्विस हो गई। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में अगर उस कस्टमर से 4 दिन के 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं तो इस पूरी ट्रांजैक्शन की प्राइस 80,000 है। ये मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं। इन तीनों मिसालों में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है, इस आईएएस ने इस सारी कहानी को 5 स्टेप्स में बांटा है। पहला स्टेप कहलाता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, यानी पहला स्टेप यह है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है भी या शुगल ही चल रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, इसकी डिटेल आएगी आगे, इसकी डिटेल आगे आएगी। और मैंने पहले भी क्लासेस में कहा था, अभी पहली क्लास में दोबारा बताता हूं इसको ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर अगली क्लास में पिछला सारा रिकैप दिया करूं, और जो भी मैं सवाल कराऊंगा वो क्लास के अंदर अंदर ही हो रहे होंगे, कोई इसमें होमवर्क नहीं दूंगा, ताकि क्लास में ही आप रिकैप भी चल रहा हो बार बार। लेकिन जो चीजें रट्टे मारने को कहूंगा वो तो आपने रट्टे मारने हैं, अब चाहे अभी करने हैं या दिसंबर में, चाहे जनवरी में, चाहे फरवरी में, वो तो आपने करना है। तो मैं रिकैप बार बार दिया करूंगा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सारी क्लास में करेंगे। तो पहला स्टेप ये है, किस चीज का स्टेप, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चाहे गुड है चाहे सर्विस है, उससे रिलेटेड रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कितने पे रिकॉग्नाइज करना है, ये सारा काम आईएएस ने 5 स्टेप्स में बांटा हुआ है। पहला, और ये सारे स्टेप्स आगे पूरे डिटेल से पढ़ने हैं। पहला स्टेप ये है कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। जैसे एक कस्टमर आया, उसने जबानी ही चीजें मांगी, दुकानदार ने उसको वो चीजें दी, कस्टमर ने पैसे दिए, कस्टमर चीजें लेके चला गया, तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ। जबानी ना, जबानी उसने चीज मांगी है, कस्टमर ने, दुकानदार ने दे दी है, पैसे दिए, चीज लेके चला गया, तो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप FR 2 में पहुंचे हैं ना, तो आपने लॉ पढ़ा हुआ है। पास करना नहीं, मैं टच ही नहीं कर रहा आपको, मैं कह रहा हूं पढ़ा हुआ है। तो ये नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो क्यों नहीं है भाई, जबानी भी हो सकता है। नहीं, इंप्लाइड कहां से आ गया, कस्टमर कौन सा खामोश आया और खामोश आंखों आंखों में बातें हुई और चले गए। ये एग्रीमेंट है भाई, वर्बल है, जरूरी तो नहीं लिख के हो। हाँ यार, बीलो नहीं पड़ा हुआ। तो कस्टमर ने सप्लायर से आके जो जबानी डिस्कशन की है, चीज मांगी है, सप्लायर ने दी है, पैसे एक्सचेंज हुए हैं, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल है। अच्छा, एक और मिसाल, कस्टमर आया, चीज डील हुई, चीजें मांगी, उसने चीजें दे दी, 15 दिन बाद पैसे देने का वादा हो गया, कस्टमर चीजें लेके चला गया, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा बंदा आया, गन दिखाई, उसने चीजें ली और बगैर पैसे दिए चला गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। तो बस यही चीजें हमने इसमें सीखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ भी हो सकता है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, जबानी भी हो सकता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप। अब ये जो दूसरा, बल्कि सारे ही अगले जो है ना वो टेक्निकल है, पहला वाले पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला वाला जबानी है, ये मैं आपको 5 कंडीशंस पढ़ा के आगे चला जाऊंगा, ये आपने याद करनी है। ये अगले चारों टेक्निकल हैं, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बाकी डिटेल से तो पढ़ना ही है। आइडेंटिफाई दी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, इसका मतलब यह है, ये पहचानना कि हमने कस्टमर से क्या क्या प्रॉमिस किया है, क्या क्या गुड, क्या क्या सर्विस देनी है। एक सर्विस देनी है, नींद आ रही है, एक सर्विस देनी है या सीरीज ऑफ सर्विस देनी है, एक गुड देनी है कि सीरीज ऑफ गुड देनी है। तो कस्टमर को हमने क्या क्या गुड और क्या क्या सर्विस देनी है, यानी हमने करना क्या है, पैसे किस बात के मांग रहे हैं, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्यों, जिम्मेदारी है, बिजनेस ने कस्टमर के लिए क्या करना है, गुड देनी है, सर्विस देनी है, क्या परफॉर्म करना है, यह पहचानना कि हमने करना क्या है। यह स्टेप 2 है। स्टेप 3, इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए जो अमाउंट तय हो रही है, क्या उसमें कुछ प्लस माइनस भी करना हो सकता है, यह स्टेप 3 में देखेंगे हम।
वैसे तो मैंने तीनों मिसालों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की। पहले मैंने मिसाल कॉलेज की फीस की कही, ऑल्दो फीस नहीं बोली थी, चलो 25,000। दूसरी मिसाल मैंने बताई थी एसी बेचना है, पहुंचाना है और इंस्टॉल करना है, इसके अमाउंट 1.5 लाख रुपए। कस्टमर 4 दिन के लिए होटल रूम किराए पे लिया है, होटल का खाना भी खाएगा, लॉन्ड्री भी है, रहेगा भी वहां पर, टोटल 80,000 रुपए। तो प्राइस तय हो गई, ये ट्रांजेक्शन प्राइस है। लेकिन क्या ये इतनी ही होगी या इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, वो स्टेप 3 में सीखेंगे। जो प्राइस कैलकुलेट हो गई, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में एक ही वादा है, एक ही चीज हमने प्रोवाइड करनी है, तो जो प्राइस तय हुई है उसकी वही प्राइस है। यानी अगर कॉलेज ने आपको क्या सर्विस देनी है, कोचिंग बस, तो 25,000 रुपए उस कोचिंग की प्राइस है। लेकिन अगर एक से ज्यादा गुड्स हैं, एक से ज्यादा सर्विसेज हैं, जैसे एसी बेचना है, घर डिलीवर करना है और इंस्टॉल करना है, अब ये 3 वादे हो गए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई 3। तो इस 1.5 लाख रुपए में से एसी का कितना, ट्रांसपोर्ट करने का कितना, इंस्टॉल करने का कितना, ये स्टेप 4 होगा। ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटेंगे प्रोमिसेस में, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में। और आखिरी स्टेप, जब जब वो वादा परफॉर्म होता जाएगा तब तब उसके हिस्से का रेवेन्यू बनता जाएगा। यानी एसी बेच दिया, एसी का वादा पूरा हो गया, तो जो एसी के हिस्से की अमाउंट थी वो रेवेन्यू बन जाएगी। जी, वो कर दिया ग्रुप में शेयर? नहीं, अभी जो मैंने फाइल भेजी है। हाँ, मतलब अभी से मुराद है कोई 15-20 मिनट पहले। तो फिर ग्रुप में पहुंचा कैसे आपको? आप गार्ड डाउन गए? अच्छा, अभी करें। तो कस्टमर को जो गुड या सर्विस देने का वादा किया हुआ है, अगर वो एक ही है तो सारी प्राइस उसकी, इस स्टेप 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो ट्रांजैक्शन प्राइस को उन सब में बांटेंगे। और रेवेन्यू कब कब कैसे कैसे रिकॉर्ड होगा, जो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी उसका पोर्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड होता जाएगा। ये है 5 स्टेप मॉडल। बहुत नींद आ रही है। तो मैं सुबह से खड़ा हूं है। मैं पहले गारंटर में पढ़ाता हूं, शार्प 7, 7:15 शार्प। सर आप बहुत अच्छे हैं। जागे फिर जागे। तो 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना, और जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती जाए। तो 5 स्टेप मॉडल है। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना, उस ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करना, और जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाए उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। ये हैं 5 स्टेप्स। अब इन पांचों में से एक को बस फड़काते हैं, बाकी फिर काम वालों पे बात करते हैं। ये स्टेप 1, इसकी ये 5 कंडीशन है, ये आपने रट्टा लगाना है। थोड़ा सा मतलब बता देता हूं, लेकिन हम लॉ नहीं पढ़े हैं, इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी, बल्कि बिल्कुल भी बहस नहीं करनी। अगर ये 5 कंडीशंस होंगी तो स्टेप 1 पूरा हो गया। अगर ये 5 कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो स्टेप 1 पूरा नहीं हो रहा। बाद में देखेंगे 2-4 महीने बाद शायद पूरी हो जाए। जब ये 5 कंडीशंस पूरी होंगी तो स्टेप 1 पूरा होगा, बाकी कहानी उसके बाद चलेगी। स्टेप 1 पूरा होगा अगर ये 5 कंडीशंस पूरी होंगी तो। और ये 5 कंडीशंस आपने जागते जागते रट्टा भी लगाना है। 5 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन के पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया हो, लिखा भी हो सकता है, ज़बानी भी हो सकता है, और इन अकॉर्डेंस विद अदर कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी हो सकता है। ये क्या चीज होती है?
हाँ जी, नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हाँ जी, नॉर्मली जैसे ट्रांजेक्शन होती हैं। एक बस खड़ी हुई थी स्टॉप पे और एक बंदा जाके बस के अंदर बैठ गया, आराम से सोचना शुरू हो गया। वो बस चल पड़ी, कंडक्टर किराया मांगने आया तो उसने कहा मैंने थोड़ी कहा था मैंने जाना है सही है। एक बस स्टॉप पे खड़ी थी, एक बंदा जाके बस में बैठ गया और बस चल पड़ी। अब कंडक्टर उससे पैसे मांगने आया है कि टिकट के पैसे, तो उस सवारी को ये कहना चाहिए कि मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं मैंने जाना है। नहीं क्या हुआ? तो यही समझा रहा हूं ना, यही समझा रहा हूं कि हाँ उसकी बिजनेस प्रैक्टिस यही है कि बस में आके बैठ गया तो बैठ गया, इंप्लाइड क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, दोनों पार्टीज को अपने राइट्स पता हो, दोनों पार्टीज को अपने राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स डिफाइंड हो, कब कब कितने कितने पैसे देने हैं, कमर्शियल सब्सटेंस हो। कमर्शियल सब्सटेंस होता मतलब कुछ हो तो सही ना, कुछ पैसे लेने देने तो हो। और पांचवा पॉइंट ये है कि वो डाकू जो आया था उसको जो चीजें दे दी थी वो सेल क्यों नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? कंसिडरेशन ही कोई नहीं मिलनी। तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हो, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के राइट्स आइडेंटिफाई कर लिए हो, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई हो गई हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और प्रोबेबल हो कि पैसे कलेक्ट भी हो जाएंगे। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली कंडीशन, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर लिया, दोनों को अपनी गुड सर्विसेज से रिलेटेड राइट्स पता है, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई हो गई, कमर्शियल सब्सटेंस हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और इट इज प्रोबेबल कि कंसिडरेशन कलेक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया हो, गुड सर्विसेज से रिलेटेड राइट्स आइडेंटिफाई हो गए हो, पेमेंट टर्म्स तय हो गई हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और इट इज प्रोबेबल कि कंसिडरेशन कलेक्ट हो जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया हो, गुड सर्विसेज से रिलेटेड राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स पता हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, प्रोबेबल है कि कंसिडरेशन कलेक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव, राइट्स, लेफ्ट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस। अगर ये पांचों कंडीशंस पूरी हो गई तो स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 1 के नीचे ये जो बातें लिखी हैं ये फिलहाल छोड़ दें, ये बाद में पढ़ेंगे। स्टेप 2 पे आते हैं, ये है असल कहानी अब शुरू होने लगी। स्टेप 2 है, ये जागना यार बड़ी क्रिटिकल बात है। अब ये स्टेप 2 ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये पहचाननी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानने का मतलब ये है कि कस्टमर को सेलर ने प्रॉमिस क्या किया है। या तो वो कुछ गुड देने का प्रॉमिस होगा या सर्विस देने का प्रॉमिस होगा, दोनों भी हो सकते हैं। और एक गुड एक सर्विस भी हो सकती है और सीरीज भी हो सकती है, बंडल भी हो सकती है। जैसे एक जिम है और उसमें कस्टमर ने 1 महीने की मेंबरशिप ले ली, तो उस जिम ने इस 1 महीने की फीस के बदले क्या सर्विस देनी है? जिम यूज करना है उसने, 1 सर्विस है नहीं, अब ये सीरीज ऑफ सर्विस है। 30 दिन तक हर रोज एक सर्विस दी जा रही है। अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि बिल्डिंग की सफाई करनी है, जेनिटोरियल सर्विसेज देता है वो बिजनेस, तो उन्होंने कस्टमर को 1 साल के लिए बिल्डिंग की सफाई करने के लिए रोजाना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सर्विस गुड सर्विस, एक सर्विस के सीरीज ऑफ सर्विस, सीरीज ऑफ सर्विस। एक कस्टमर को एक बिजनेस ने कमिट कर लिया कि हम आपको रोजाना, आप चूंकि कस्टमर जो है ना अपने एम्प्लॉइज को खाना देता है, तो हम आपको रोजाना 200 रोटियां सप्लाई किया करेंगे, हर रोज 200 रोटियां सप्लाई किया करेंगे। साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। गुड सर्विस, गुड, एक गुड नहीं, सीरीज ऑफ गुड, सीरीज है ना पूरी। सर्विस कहां है? अच्छा नहीं, रोटी ही है ना, रोटी देनी है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, रोटी पहुंचानी है, रोटी पहुंचानी है। लेकिन एक होता है ना
सीरीज है ना, मतलब एक रोटी दे दी बस नहीं ना, रोजाना रोटियां आ रही हैं। सेम रोटी आ रही है ना, मतलब सेम रोटी कैसे आ सकती है यार? सेम एक ही चीज आ रही है, मतलब कोई और सा सलाद नहीं आ रहा। अच्छा देखें, एक रोटी, बस एक रोटी है, हर रोज रोटियां आ रही हैं, तो ये उसी रोटी उसी गुड की सीरीज हो गई ना। हाँ रोटी भी आ रही है, सलाद भी आ रहा है, और क्या मंगवा लें? रायता मंगवा लें। अब ये रायता, सलाद, रोटी, ये बंडल ऑफ गुड्स है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो वादा है जो कस्टमर से सेलर कर रहा है, मतलब सेलर ने जो चीज बेचने के पैसे लेने हैं ना, जो सर्विस देने के जो वादा कर रहा है सेलर, उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट है जो कस्टमर को ट्रांसफर करना है। वो एक गुड भी हो सकती है, एक सर्विस भी हो सकती है, सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विस भी हो सकती है, और बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हो सकती है। इनकी ये मिसालें हैं। ये आप, अच्छा ये पहले वाली बात तो मैंने छोड़ दी थी, ये पॉइंट भी याद करना है, ये पॉइंट भी याद करना, नहीं ये नहीं, ये पॉइंट याद करना है। जो जो याद करने हैं ना रट्टे वाले, वो मैं मार्क भी बताता रहूंगा। पेज 2 पे, ये मैं पेज 2 पे हूं, स्टेप 2 का पॉइंट 1। ये सारा कुछ बुक में है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने फिर, है जी, कॉपियर के पास रखवा देता हूं। है जी, स्टैंडर्ड बहुत बड़ा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ये नहीं मैंने तो उसको समेट के आप तक पहुंचाया ना, वरना तो बहुत सारा कुछ लिखा है और उसमें कई चीजें जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। IFRS 15 फुल फ्लैज नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसलिए मैंने जो आपका पोर्शन है उसी को समेट के यहां लिखा हुआ है। ठीक है, चलें कॉपियर के पास भी रखवा देते हैं इसको। वैसे अगर आप बुक खोल लें साथ तो उसमें से बता दूं, सारी चीजें हैं, बस थोड़े से कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, कुछ डिफरेंट तरह से मैंने समेटे हुए, तो बुक के अंदर है, बुक के अंदर भी बता देता हूं। मैंने आपको अभी तक ये चीज कही है याद करने के लिए, वो है बुक में चैप्टर के पहले ही पेज पे स्टेप 1 में लिखे हुए ABCDE, ये याद करने। बुक में पहले ही पेज पे एंड पे स्टेप 1, इसके 5 पॉइंट्स हैं ABCDE, ये 5 का है अभी तक रट्टा मारने को। जी स्टेप 1 था ना, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर में पहले ही पेज पे, चैप्टर में पहले ही पेज पे आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ABCDE 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये हैं जो याद करने हैं। फिर उसके बाद पेज, तीसरा पेज, बल्कि रहने दे, मिक्स होगा, मैं जब दिखा ये रहा हूं तो मैं बता भी इसमें से देता हूं, और आप इसको फिर बुक से मैप करके वहां से याद कर लेना। इसका प्रिंट 6 सफ़े हैं, सारे ले लेना, कॉपी प्रिंट लेना हो तो ये मैं अपने इधर समरी पे पेज 2 पे हूं, और ये मैंने पॉइंट 1 डब्बे समेत ये कहा याद करने को। पेज 1 के ऊपर इसके ये 5 पॉइंट ये कहा याद करने को, और जो ऊपर 5 स्टेप्स थे वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। वैसे तो ये 5 स्टेप भी पूछे जा सकते हैं ये वाले, लेकिन ये IAS पढ़ के ना आपको वैसे ही ये वाले 5 स्टेप्स याद हो जाने हैं, तो इसलिए इनको मैं नहीं करा याद करें। ये पॉइंट मैंने 5 कहा है याद करने को, बस ज़बानी याद हो रहा है ना जो कह रहा हूं। और पेज 2 के ऊपर ये स्टेप 2 का पॉइंट 1 डब्बे समेत ये याद करना है। साथ साथ बताता रहूंगा क्या क्या। वैसे तो देखिए आपको सारी अकाउंटिंग याद ही करनी होती है, लेकिन ये वो चीजें खास तौर पे जो थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती हैं तो काम आएंगी, इसलिए मैं इसमें से खास तौर पे जो चीजें याद करने को कह रहा हूं, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से 2-2, 3-3 नंबर के स्ट्रेट सवाल भी इस पे आते रहे, तो वो चीजें मैं कहूंगा कि याद करनी है, वरना तो सारी अकाउंटिंग याद ही करनी है। तो ये चीज मैंने कहा है याद करनी है। अच्छा क्या जी, कहां हाईलाइट किया मैं?
अरे नहीं ना यार, ये तो हेडिंग थी। नहीं, वो तो मैंने सारी हेडिंग्स ही हाईलाइट की हैं। ये पॉइंट 1 यहां से यहां तक पढ़ लें सारा। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस है जो कस्टमर तक पहुंचाना है। एक गुड और सर्विस भी हो सकती है, सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विस भी हो सकती है। ये मैंने वर्ड डिस्टिंक्ट अभी करना है एक्सप्लेन, यही इसमें मेन स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये करना है एक्सप्लेन। ये मिसालें याद करनी है, समझा देता हूं क्या है। सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स है। एग्रीड अपॉन टास्क करना, कोई काम, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करके देनी है, कोई ऑडिट करना है, कोई इंटरनल ऑडिट करना है, कोई कोर्स पढ़ाना है, कोई सेमिनार कराना है, कोई एग्रीड अपॉन टास्क। ये चीज, ये एक इंजीनियरिंग फर्म को कहा कि आपने ना हमारे प्लांट के लिए ऑन कॉल रहना है, कभी कोई इमरजेंसी हुई आपने फौरन पहुंचना है। अब उसके लिए हमने उनको अगर 1 साल के लिए ऑन कॉल रखा हुआ है, स्टैंड बाय, हो सकता है एक दफा भी इमरजेंसी ना हो, तो उनको कोई पैसे नहीं देंगे कि तुम तो आए नहीं यार, कभी आ ही जाता बंदा है। उनको 1 साल तक बाउंड रखने के पैसे देंगे, ये मतलब है इस बात का। हम कस्टमर को ये सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ स्टैंडिंग रेडी। हम कस्टमर के लिए 1 साल तक ऑन कॉल हैं, तो ये हमारी सर्विस है, इसका ये मतलब है। नहीं, ये हमारा स्टैंडिंग रेडी होना सर्विस है ना। गुड्स के हिसाब से नहीं है ना भाई, स्टैंडिंग रेडी एक सर्विस है। हाँ, सर्विस के लिए तैयार रहना किस लिए, हम हो सकता है कि एक हॉस्पिटल हो और अपने कस्टमर को कहा जी जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी हुई हम दवाइयां लेके पहुंच जाएंगे, दवाइयां आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो गुड हो गई। यानी हम गुड या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, हमारा ये रेडी रहना एक सर्विस है। अच्छा, वैसे ये जो मिसालें हैं ना, इनकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मतलब आपको जी नहीं, इसमें मैं गहरे में उतरूंगा, ये छोटी सी बात है, आगे चलें इससे। ये मुख्तलिफ मिसालें हैं गुड्स और सर्विसेज की। एजेंसी सर्विसेज देना सर्विस है, किसी के लिए कोई एसेट बनाना कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, लाइसेंस देना, ये राइट्स किसी को इजाजत दे देना कि रॉयल्टी सुना नाम कभी, हाँ, को अपना नाम बेच देना किसी को और उस पर रॉयल्टी लेना, तो इसको ग्रांटिंग लाइसेंस कहते हैं। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये हमने एक चीज पढ़नी है, इसलिए ये अभी नहीं समझा रहा। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, वो वादा जो हमने कस्टमर से किया हुआ है गुड या सर्विस देने का, लेकिन ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब डिस्टिंक्ट समझाता हूं, ये टेक्निकल पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट पढ़ लें, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस गुजार लें, बल्कि मैं ही बता देता हूं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि कस्टमर एक्सप्रेसली भी कह के चीजें मांग सकता है कि जी मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो एक्सप्लिसिट हो गई। और हो सकता है कि एक बहुत बिजी किस्म की जूस शॉप है और वहां पर एक ही बस खजूर का जूस ही मिलता है, खजूर का शेक मिलता है। अब जो कस्टमर वहां जाकर बैठ रहा है, वो वेटर धड़ 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 सबके सामने गिलास रखा जा रहा है। अब उस कस्टमर ने मांगा तो नहीं है कि मुझे खजूर का शेक चाहिए, लेकिन वो जाकर बैठा है, वहां होता ही यही है, तो अब उसने नाम नहीं लिया, लेकिन इंप्लाइडली ऐसे ही होता है। तो इस पैराग्राफ को याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इतना कहा हुआ है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कस्टमर एक्सप्लिसिटली भी मांग सकता है, इंप्लाइड भी हो सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। ये है जी एक जानदार चीज, ये समझाता हूं। इससे पहले आपको मैं ये 3 पॉइंट समझाने लगा हूं। पहले मैं 3 पॉइंट समझा लूं, उसके बाद ये बात करता हूं, और ये भी आपने याद करना। पॉइंट 1 कहा था याद करने को, ये 3 भी कह रहा हूं याद करना, ठीक है। पहले मैं आपको ये 3 मिसालें समझाने लगा। अगर एक
बिजनेस कस्टमर्स को ईंटें, बजरी, सीमेंट बेचा करता है, तो ये हो गई गुड्स। अगर वो किसी कस्टमर को लेबर प्रोवाइड किया करता है, मजदूर, कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर भी अवेलेबल करते हैं, ये हो गई सर्विस। अगर सुपरविजन का काम भी करके देते हैं कि हम घर आपका मजदूरों से काम हम करवा देंगे, आपके पास टाइम नहीं है, हम कंस्ट्रक्शन सुपरविजन कर देंगे, ये भी सर्विस है। नक्शा भी बना के दिया करते हैं, ये भी सर्विस है। अगर किसी कस्टमर को हम नक्शा भी बेच रहे हैं, सीमेंट, बजरी, ईंटें भी बेच रहे हैं, सरिया, मजदूर भी दे रहे हैं और सुपरविजन भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर ने कहा है हमें घर बना के दो। अब ये जो सारी चीजें जो हम कस्टमर को दे रहे हैं, ये सब इस्तेमाल होके एक कंबाइंड आउटपुट बन रहा है। ये मिसाल समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा बताता हूं। अगर हम कस्टमर को बस सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंटें बेचा करते तो किसी कस्टमर को ये सारा सामान बेच दिया, बस गुड्स बेच दी। अगर कोई हमसे आके नक्शा बनवाता, नक्शा बना के दे दिया, सर्विस बेच दी। अगर कोई हमसे मजदूर मांगता, मजदूरी दे दी, सर्विस दे दी। अगर किसी कस्टमर को हम ये तीनों चारों चीजें बेच रहे हैं, और इसलिए बेच रहे हैं कि उस कस्टमर से तय क्या हो रहा है कि हमने उसको घर बना के देना है, बिल्डिंग बना के देनी है। अब ये बेशक हम उसको सारी अलग अलग तरह की चीजें बेच रहे हैं, लेकिन ये सब मिल के मर्ज होके एक कंबाइंड आउटपुट बन रही हैं। इस डब्बे में से मैंने आपको ये बताया है पहला बुलेट पॉइंट। पहले मैं आपको तीनों पॉइंट समझा लूं, फिर बात करता हूं ये क्या है। जागे जागे यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये पहला बुलेट पॉइंट बताया मैंने, पढ़ के देख लीजिए अंग्रेजी। The entity is using the goods or services as inputs to produce or deliver the combined output specified by the customer. अच्छा, इस IS का ऑब्जेक्टिव समझ आया? हम कर क्या रहे हैं? हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना है, कैसे करना है, ये पढ़ रहे हैं। वो रेवेन्यू किसने रिकॉर्ड करना है? जो सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स का सेलर है, जो उसका मेन काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसको हम पढ़ रहे हैं। इस वक्त हम सेलर के तौर पे पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो इन तीन में से एक पॉइंट ये है कि हम कस्टमर को ये सारा सामान भी बेचा करते हैं, अलग अलग लोगों को भी बेचते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस कस्टमर को बेच रहे हैं वो ये सारा कुछ इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उसने खुद से कोई घर बनाना है। हमसे सामान लेके खुद ही जाने घर बना लेगा वो, फिर हम ही उसको घर बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। तो हम जो चीजें उसको बेच रहे हैं वो सारी की जाग रहे हैं। 5 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। ये हो गए 5 स्टेप्स। और पहला स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना। उसकी 5 कंडीशंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो चुका हो, राइट्स डिटरमिन हो चुके हो, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई हो गई हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, और इट इज प्रोबेबल कि कंसिडरेशन कलेक्ट होगी। ठीक है ना? जाग रहे हैं। दूसरा स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस है या गुड्स और सर्विसेज हैं जो कस्टमर को हमने देनी है। अब उनको डिस्टिंक्ट का वर्ड एक इस्तेमाल हुआ था, मैं डिस्टिंक्ट समझाने लगा। उससे पहले मैं आपको ये डब्बा समझा रहा हूं। इसमें पहला बुलेट पॉइंट बताया है, फिर बता रहा हूं। अगर हम मुख्तलिफ सर्विसेज गुड्स बेचा करते हैं तो ये सब हमने अलग अलग बेचते होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ये सारा क्यों बेच रहे हैं कस्टमर को? क्योंकि हमने ही इन सब को इस्तेमाल करके एक कंबाइंड आउटपुट बना के देना है। ओके? नहीं, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ बात ये हो रही है कि आपको ये बुलेट पॉइंट बता रहा हूं। उनका करना क्या है, इनका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, वो बाद में जोड़ता हूं। पहले सिर्फ इस बुलेट पॉइंट की ट्रांजैक्शन समझाई है मैंने। दूसरा बुलेट पॉइंट, थक गया तो कर सकते हैं।
दूसरा बुलेट पॉइंट ये है कि एक सॉफ्टवेयर बेचा कस्टमर को, और सॉफ्टवेयर जायज बेचने का तरीका होता है कि उसका लाइसेंस भी देते हैं साथ। यानी सॉफ्टवेयर अगर किसी को बेच रहे हैं ना, तो जैसे आपने अगर कोई कभी इस मार्केट में तो बहुत आम हो गया हुआ है, कोई पेपर अगर ऑनलाइन लिया हो कहीं भी किसी भी कॉलेज से, तो उसका एक तरीका है कि उसके लिए ना आपको एक लॉगिन मिलता है और आपके नाम का एक लाइसेंस क्रिएट होता है LMS के ऊपर। तो वो लाइसेंस्ड एक आपको डाटा बेचा जा रहा है। तो कस्टमर को एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बेचा, लेकिन कस्टमर ने साथ ये भी कहा कि आप इंस्टॉल कर दें हमें, और इंस्टॉल करते करते उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चेंजेस भी करवा ली हमसे। सॉफ्टवेयर हम बेचते होते हैं, ये हमारा एक नॉर्मल प्रोडक्ट, और हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करके देते होते हैं। नींद आ रही है? जिनको आ रही है उनको कह रहा हूं। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हम कस्टमर्स को बेचा करते हैं, ये एक प्रोडक्ट है। Yes, 5 स्टेप्स हैं रेवेन्यू के। हाँ, तो मुझे तो बोलना है ना, मैं तो बार बार बोलूंगा ना। 5 स्टेप्स हैं जी। आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, और रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। 5 कंडीशंस हैं, पांचों पूरी होंगी तो कंडीशन आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया हो, राइट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस है, और इट इज प्रोबेबल के कंसिडरेशन मिल जाएगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रोमिस्ड गुड और सर्विस हैं जिनको बेचने का कस्टमर को वादा किया है, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब डिस्टिंक्ट समझा रहा हूं, और ये सारी चीजें समझाने से पहले मैं आपको ये 3 मिसालें बता रहा हूं। पहली ट्रांजैक्शन मैंने बताई है कि हम कस्टमर को मुख्तलिफ तरह की गुड्स बेचा करते हैं, मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज दिया करते हैं, सब अलग अलग चीजें हैं, हम औरों को भी बेचते हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में इन सब को मिला के हम एक कंबाइंड आउटपुट बना के बेचने लगे हैं। ये पहली ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन ये बता रहा हूं कि कस्टमर्स को हम सॉफ्टवेयर्स भी बेचते हैं, किसी ने खुद से इंस्टॉल करना हो खुद इंस्टॉल कर ले, कोई और सॉफ्टवेयर खरीद ले, हमें कहीं इंस्टॉल कर दे, हम इंस्टॉल भी कर दिया करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर बेचना हमारा एक काम है, इंस्टॉल करना भी हमारा एक काम है। तो अभी हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं, इंस्टॉल भी करके दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाते करवाते उसमें बहुत सारे फीचर चेंज करवा रहा है। तो अब सॉफ्टवेयर तो उसको बेचा, लेकिन बाद में जो इंस्टॉल किया उसने इस सॉफ्टवेयर को ही बदल के रख दिया। हमने सॉफ्टवेयर बेचा, लेकिन इंस्टॉलेशन सर्विस ने उस सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज कर दिया। जी, हम ही कस्टमर को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं और हम ही उसको सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमने सर्विसेज इंस्टॉलेशन देते हुए कस्टमर के कहने पे उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स ही चेंज कर दिए। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है जी। गाड़ियों में चेंज मॉडिफाई करके अच्छा, तीसरी मिसाल, तीसरी ट्रांजैक्शन, इनफैक्ट तीसरी ट्रांजैक्शन, एक मशीन, इंडस्ट्रियल किस्म की मशीन्स हैं जो हम कस्टमर्स को बेचा है। नहीं कोई बात नहीं, कस्टमर्स को एक टाइप ऑफ मशीन्स बेचा करते हैं हम, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, और उन मशीन्स को डिफरेंट मशीन्स होती हैं, हम इंस्टॉल भी करके दिया करते हैं। तो मशीन बेचना प्रोडक्ट, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, और मशीन्स को इंस्टॉल करके देना ये हमारी एक सर्विस है। जो मशीन हम बेचते हैं वो इतनी
नायाब है, इतनी सेंसिटिव है, इतनी टेक्निकल है कि वो हम ही इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन सर्विसेज उसके मुताबिक खुद डिजाइन की हुई है। हर एक से वो होगी नहीं डिजाइन। हाँ, उसके अलावा हम लोगों को उनकी खरीदी हुई मशीनें भी इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन वो उन मशीनों के हिसाब से सादी सादी इंस्टॉलेशन भी हो सकती है। ये जो मशीन हम बेच रहे हैं इसकी इंस्टॉलेशन बहुत टेक्निकल है, हमने सारा कुछ उसके मुताबिक ही डिजाइन किया हुआ है। अगर उसके अलावा कोई और मशीन इंस्टॉल कर रहे होते तो वैसी सर्विस ना होती। हमने इस मशीन के मुताबिक ही अपनी सर्विस को स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। अब जो हम मशीन बेच रहे हैं और जो सर्विस दे रहे हैं वो आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट, हाईली इंटर रिलेटेड है। और मिसाल बताता हूं, कॉलेज 3 पेपर सेल कर रहा है, FAR1, टैक्स और कॉस्ट। अगर तो ये तीनों पेपर, इनके जो भी सिलेबस हैं वो आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और कोई पेपर सिर्फ FAR1 पढ़ता तो भी उसको वही सब पढ़ाया जाता, जो अगर साथ FAR1, कॉस्ट और टैक्स पढ़ेगा तो भी वही सब पढ़ाया जाएगा। तीनों पेपर्स की अपनी अपनी पहचान है। लेकिन अगर ऐसा होता कि तीनों पेपर्स पढ़ने हैं सब ने, तो फिर उन पेपर्स के लेक्चर प्लान ही ऐसे बदल दिए गए कि उनमें कुछ कॉमन टॉपिक्स दोबारा दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। जैसे हो सकता है कुछ चीजें FAR1 में स्टूडेंट सीख लें जो कॉस्ट में काम आनी हो, तो अब चूंकि सब कस्टमर्स यही 3 पेपर्स पढ़ रहे हैं तो इन तीनों का सिलेबस इस तरह से डिजाइन कर दिया कि उनमें कॉमन टॉपिक्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज कर दिए कि कॉस्ट में जब वो टॉपिक आएगा तो वो देखें वो FAR1 में आपने पढ़ लिया था, अब वो कॉस्ट में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर सब कस्टमर्स अलग अलग होते, यानी FAR1 वाले कॉस्ट ना पढ़ रहे होते, कॉस्ट वाले टैक्स ना पढ़ रहे होते, कोई पढ़ भी रहे होते, कोई नहीं भी पढ़ रहे होते, लेकिन पेपर्स का लेक्चर प्लान टोटली इंडिपेंडेंट होता, तो ये तीसरी मिसाल तब है जब मैंने कहा कॉमन टॉपिक्स अकॉर्डिंगली मर्ज कर दिए। तो तीसरी मिसाल का मतलब है कि जो गुड सर्विसेज बेच रहे हैं वो आपस में हाईली इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के मुताबिक डिजाइन की गई हैं, एक दूसरे के मुताबिक उनकी शक्लें बदली गई हैं, तो वो हाईली इंटर रिलेटेड है। ये 3 मैंने ट्रांजैक्शंस बताई हैं। अब इनका कंक्लूजन बताता हूं, बस फिर ये खत्म कर रहा हूं क्लास। इनका कंक्लूजन बता दूं है? हाँ, तो 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तो। 4:10 पे शुरू 4:25 पे शुरू। जी जी जी। 5 स्टेप्स हैं और पहले स्टेप की 5 कंडीशंस हैं। अब इन 3 ट्रांजैक्शंस की मैं कंक्लूजन बता रहा हूं कि ये सब हमने किया क्या है। अगर अच्छा ये बात आप ना आप ये बात अपने पास लिख लें जरूर कि ये जो मैं इस पॉइंट 3 में डिस्कशन करने लगा हूं, ये डिस्कशन ही तब है जब एक से ज्यादा तरह की गुड्स और सर्विसेज हैं। अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती तो फिर ये बहस ही नहीं है। ये जो मैं अभी तक पॉइंट 3 एक्सप्लेन करने लगा हूं ना, जिसके लिए मैंने पहले आपको 3 ट्रांजैक्शंस बताई हैं, मैं आपको सारा ना पॉइंट 3 एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये सारा पॉइंट 3 एक्सप्लेन करने लगा हूं, पेज 3 पे पॉइंट 3 ये मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये सारी डिस्कशन ही तब है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या नहीं, इस पे बहस हो रही है। यानी लगता है कि हैं, नहीं है, हैं। जब ये डिस्कस हो रहा है तभी ये वाला पॉइंट है। अगर सीधा सीधा क्लियरली एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कस्टमर ने कहा है जी मुझे एसी चाहिए, बस एसी दे देंगे तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है, तो फिर ये वाली बहस ही नहीं है। अगर कस्टमर को बस ईंटें बेच दी तो बस ईंटें बेच दी, अब वो चाहे ईंटों को जो मर्जी करे, कंस्ट्रक्शन करे, मारे एक दूसरे को जो मर्जी करे, हमने बस ईंटें बेची हैं, तो ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कॉलेज ने स्टूडेंट्स को कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है, बस ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर कॉलेज ने 3 पेपर प्रोवाइड करने हैं तो अब ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या नहीं है,
ये बहस होने लगी है। अगर कस्टमर को एसी भी बेच रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, इंस्टॉल भी कर रहे हैं, तो ये बहस होने लगी है कि क्या ये तीनों कंबाइंड एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या अलग अलग है। अगर कस्टमर को जो मशीन दे रहे हैं साथ इंस्टॉलेशन सर्विस भी दे रहे हैं, तो ये बहस हो रही है कि क्या ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या एक ही है। और अगर बस बेच ही मशीन रहे होते तो फिर ये बात ही ना होती। ये पॉइंट है ही सिर्फ तब अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बन रही हैं या शायद बन जाएं, ठीक है। तो वो जो एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस शायद बन जाएं, वो दो बातों पे अगर पूरी उतरी, ये दोनों बोथ ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये ए और बी दोनों पूरी हुई, तो जिन जिन को हम अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कहना चाह रहे हैं उनको कह देंगे अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ये सारी डिस्कशन ही तब है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो ये बहस नहीं है। अगर जिनको हमें एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहना लग रहा है कि एसी बेचना अलग है, डिलीवर करना अलग है, इंस्टॉलेशन करना अलग है या एक ही है, मशीन बेचना अलग है, इंस्टॉल करना अलग है या एक ही है, सीमेंट बजरी बेचना, ईंटें बेचना अलग है, लेबर सर्विस देना अलग है, सुपरविजन करना अलग है, नक्शा देना अलग है या सब एक ही है, ये बहस हो रही है। तो अगर तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हुई तो फिर वो अलग अलग हैं, वरना फिर वो कंबाइंड हो जाएंगे। सारी कंबाइंड हो जाएंगी या दो तीन हो जाएंगी, ये केस टू केस होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंबाइन हो जाएगा। पहली कंडीशन, जो गुड सर्विस जिनको हम चाह रहे हैं कि ये अलग अलग है, पहली कंडीशन ये है कि उनकी वाकई अपनी कोई पहचान भी है, यानी क्या वाकई वो अलग अलग भी बेची जाती है कि नहीं, यानी क्या वो बाय नेचर भी अलग हैं। क्या ये डिस्कशन शुरू भी करें कि ना करें, तो क्या निशानी होगी कि बेची जाती होंगी अलग भी। जैसे हम कस्टमर को अलग एसी बेचते हैं, ये भी एक बेची जाने वाली चीज है। डिलीवरी सर्विसेज अलग सर्विसेज होती हैं, ये भी एक बेची जाने वाली चीज है। इंस्टॉलेशन ये भी एक अलग सर्विस है। तो हां, ये तीनों बाय नेचर अलग अलग चीजें। इसी तरह सीमेंट बेचा जाता है, ईंटें बेची जाती हैं, सरिया बेचा जाता है, ये अलग अलग चीजें हैं। लेबर सर्विस दी जाती है, अलग चीज है। कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन की जाती है, अलग चीज है। नक्शा बना के दिया जाता है, अलग चीज है। तो ये सारी चीजें हां अलग अलग भी दी जाती हैं। तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई कि ये कस्टमर्स कोई चीजें अलग अलग रेगुलरली बेची जाती, ये पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन पूरी तब होगी अगर ये अलग अलग बेची जाया करने वाली चीजें विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी अपनी पहचान बरकरार रखें। बहुत लंबा जुमला हो गया। पहली कंडीशन क्या है कि हम जिन चीजों को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिग, जाग रहे ना यार, बस कंक्लूड कर रहा हूं बात। हम जिन चीजों को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहना चाह रहे हैं, क्या वो चीजें बाय नेचर अलग अलग हैं, क्या अपनी शनाख्त भी रखती हैं, ये पहले पॉइंट का मतलब है। और दूसरे पॉइंट का मतलब है कि अगर अपनी शनाख्त रखती हैं तो क्या इस कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उनकी पहचान बरकरार रह रही है या गड़बड़ हो रही है। तो हम सीमेंट बजरी हां अलग बेचा करते हैं, सरिया अलग बेचते हैं, लेबर सर्विस अलग देखते हैं, नक्शा अलग बना के देते हैं, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन अलग करते हैं, लेकिन चूंकि सब मिलके एक बिल्डिंग की शक्ल में आने लगे हैं तो अब इन्होंने अपनी पहचान खो दी। जब इनमें से कोई भी एक बात पूरी हो गई तो फिर ये दूसरी बी पूरी नहीं हो पा रही होगी। दोबारा, इन तीन में से अगर कोई भी एक काम हुआ तो फिर बी पूरा नहीं हो पाएगा। बी कंडीशन क्या है कि जो मल्टीपल गुड सर्विसेज हैं जो हम वैसे भी अलग अलग बेचा करते थे, वो मल्टीपल गुड सर्विसेज जो हम वैसे भी अलग अलग बेचा करते थे, कंडीशन बी क्या है कि उनके इस कॉन्ट्रैक्ट में भी उनकी पहचान बरकरार रहे। वो पहचान बरकरार नहीं रहेगी अगर इन तीन में से कोई भी एक हो गया तो। और अगर इन तीन में से कोई भी एक हो गया तो चूंकि वो पहचान बरकरार नहीं रहेगी, बी पूरा नहीं हो सकेगा, तो हमें मिला के उनको कंबाइंड ए की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहना पड़ेगा।
यहाँ से कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।